आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम शिक्षा जगत के एक बेहद जरूरी पहलू पर बात करने जा रहे हैं। ये है चिंतनशील शिक्षण, यानी कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग। जी बिल्कुल। हमारे पास इसके लिए एनसीईआरटी की एक हैंडबुक है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग, हैंडबुक टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग द रिफ्लेक्टिव टीचर। इसी के कुछ महत्वपूर्ण अंशों पर आज हम बात करेंगे। ये गाइड मुझे लगता है खास तौर पर शिक्षकों, टीचर ट्रेनर्स और रिसर्च करने वालों के लिए बहुत काम की है। हाँ बिल्कुल, ये उन्हीं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो आज हमारा मकसद है इस हैंडबुक के जरिए ये समझना कि ये चिंतनशील शिक्षण असल में है क्या चीज, ये क्यों इतना जरूरी माना जा रहा है आजकल, और मतलब एक शिक्षक इसे अपनी रोजमर्रा की टीचिंग में कैसे उतार सकता है। चलिए इस विषय की गहराइयों में उतरते हैं जरा। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ यूं ही सोचना नहीं है। ये एक डिसिप्लिन्ड तरीका है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिससे शिक्षक अपने पढ़ाने के तरीकों को लगातार परखते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं और फिर उनमें सुधार लाते हैं। हैंडबुक भी यही कहती है कि भाई अगर टीचिंग को प्रभावी बनाना है तो शिक्षकों को अपनी प्रैक्टिसेस का मूल्यांकन करना ही होगा और उसका रास्ता चिंतन से ही गुजरता है। हाँ, तो यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, हम सब सोचते तो हैं ही, है ना, दिन भर में हजारों ख्याल आते हैं। तो फिर ये चिंतनशील शिक्षण वाली सोच हमारी जो आम सोच है उससे अलग कैसे हुई? इसमें ऐसी क्या खास बात है? ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि यहीं से इसकी कह सकते हैं बुनियाद समझ आती है। देखिए, हैंडबुक जॉन ड्यूई का जिक्र करती है। वो दो तरह की सोच में फर्क बताते हैं। एक है नियमित रूटीन सोच, और दूसरी चिंतनशील यानी रिफ्लेक्टिव सोच। रूटीन और रिफ्लेक्टिव, ठीक है। हाँ, तो रूटीन सोच अक्सर आदतन होती है या किसी परंपरा पर आधारित या किसी अथॉरिटी पर, जैसे अरे हमेशा से ऐसे ही होता आया है तो ऐसे ही करेंगे, या फलां एक्सपर्ट ने कहा है तो सही होगा। इसमें ज्यादा सवाल जवाब नहीं होते, बस मान लिया जाता है। एक तरह से ऑटो पायलट मोड में चलना। हाँ, कह सकते हैं। इसके उलट ड्यूई के अनुसार चिंतनशील सोच किसी भी विचार या विश्वास या जो ज्ञान हमें मिला है उसे यूं ही एक्सेप्ट नहीं करती। वो उसे एक्टिवली, लगातार और बहुत सावधानी से देखती है, परखती है। उसके आधार क्या हैं, उसके नतीजे क्या हो सकते हैं। एक तरह की मानसिक छानबीन है ये, खासकर तब जब क्लास में कुछ उम्मीद के मुताबिक ना हो या जो थ्योरी हमने पढ़ी है वो प्रैक्टिस में काम करती ना दिखे। अच्छा, तो ये सिर्फ सोचना नहीं हुआ बल्कि एक तरह का सोच पर सोचना हुआ कि हम जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका क्या असर हो रहा है और क्या इसे बेहतर करने का कोई और तरीका है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यही है इसका सार। और आपने बताया कि एनसीएफ 2005 और एनसीटी रेगुलेशंस 2014 जैसे जो महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज हैं, वो भी शिक्षकों से यही उम्मीद रखते हैं। हाँ, निश्चित रूप से। ये जो राष्ट्रीय फ्रेमवर्क्स हैं और नियम है, ये शिक्षकों को सिर्फ जानकारी देने वाला नहीं मानते, वो उन्हें एक चिंतनशील अभ्यासी यानी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के रूप में देखते हैं। ऐसा प्रैक्टिशनर जो अपने अनुभवों से लगातार सीखता है, जो बदलती हुई सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों को समझता है, छात्रों की अलग अलग जरूरतों को समझता है और उसके अनुसार अपने पढ़ाने के तरीकों में बदलाव लाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हैंडबुक में डोनाल्ड शॉन का भी जिक्र है और उनके दो आइडियाज, रिफ्लेक्शन इन एक्शन और रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, ये सुनने में थोड़े मिलते जुलते से लगते हैं। क्या आप इन्हें थोड़ा और साफ कर सकती हैं? ये असल में है क्या? जरूर। शॉन ने इस बात पर ध्यान दिया कि शिक्षक सोचते कब है, उनका समय क्या है सोचने का। तो रिफ्लेक्शन इन एक्शन का मतलब है पढ़ाते समय, उसी क्षण, अपनी क्रिया के दौरान ही सोचना और जरूरत के हिसाब से एडजस्टमेंट करना, बदलाव करना। ये बहुत तेज होता है और अक्सर इंट्यूटिव, सहज होता है। अच्छा, ऑन द स्पॉट। हाँ बिल्कुल। हैंडबुक में सुधा टीचर का एक उदाहरण है। बॉक्स 1.1 में वो कक्षा वी में पढ़ा रही हैं और अचानक देखती हैं कि बच्चों का ध्यान भटक रहा है। उसी पल वो सोचती हैं, शायद मैं लगातार बोल रही हूँ, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। और फौरन वो अपना तरीका बदल देती हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू करती हैं, बच्चों से सवाल पूछती हैं और बच्चों का ध्यान वापस आ जाता है। ये है एक्शन के दौरान चिंतन। अरे वाह, पढ़ाते पढ़ाते ही प्रॉब्लम को पहचानना और तुरंत उसका हल निकालना।
लेकिन क्या ये हमेशा मुमकिन है? क्लासरूम में तो इतनी तेजी से चीजें होती हैं। क्या हर बार उसी वक्त रुककर सोचने और बदलने का मौका मिल पाता है? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। देखिए, रिफ्लेक्शन इन एक्शन हमेशा आसान नहीं होता, खासकर जो नए शिक्षक हैं उनके लिए। इसके लिए अनुभव चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए। इसीलिए शॉन ने रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन की भी बात की। अच्छा। ऑन एक्शन हाँ, ऑन एक्शन। ये होता है घटना के बाद, यानी पढ़ाने का काम पूरा हो गया, क्लास खत्म हो गई, अब शांति से बैठकर सोचना कि भाई कक्षा में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, और अगली बार इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है। जैसे हैंडबुक में तुषार टीचर का उदाहरण है, बॉक्स 1.2 में। वो कक्षा 7 में इंद्रधनुष समझाते हैं। शाम को घर जाकर वो सोचते हैं कि बच्चे ठीक से क्यों नहीं समझ पाए। तब उन्हें एहसास होता है कि अरे, पूरी क्लास में तो बस मैं ही बोलता रहा, बच्चों को तो शामिल ही नहीं किया। ये सोच उन्हें अगले दिन की अपनी स्ट्रैटेजी बदलने में मदद करती है। ये ज्यादा व्यवस्थित होता है, ज्यादा गहरा विश्लेषण होता है इसमें। समझ गया। तो एक है तत्काल सुधार, मतलब इन एक्शन, और दूसरा है बाद में विश्लेषण करके अगली बार के लिए तैयारी, यानी ऑन एक्शन। लेकिन हैंडबुक में एक रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन का भी जिक्र है। ये इन दोनों से कैसे जुड़ता है फिर? हाँ, ये तीसरा पहलू किलियन और टॉडनम ने जोड़ा। रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन का मतलब है भविष्य के लिए चिंतन। ये इन एक्शन और ऑन एक्शन से जो सीखा उसका इस्तेमाल करके आगे की योजना बनाने पर फोकस करता है। अच्छा। तो ऑन एक्शन पीछे मुड़कर देखता है कि क्या हुआ था, जबकि फॉर एक्शन उसी सीख को लेकर आगे की तैयारी करता है कि अगली बार मैं क्या अलग करूंगा या करूंगी जिससे बेहतर नतीजे मिले। ये सिर्फ पिछली गलतियों पर अफसोस करना नहीं है, बल्कि भविष्य में पॉजिटिव बदलाव लाने की सोच है। तो ये एक तरह का लगातार चलने वाला पहिया बन गया। प्लान करो, एक्ट करो, देखो क्या हुआ, उस पर सोचो और फिर अगली प्लानिंग को बेहतर बनाओ। बिल्कुल सही। हैंडबुक इसे एक्शन स्पाइरल या क्रिया चक्र कहती है। फिगर 1.5 में दिखाया भी गया है। योजना बनाना प्लानिंग, फिर क्रियान्वित करना एक्टिंग, फिर अवलोकन करना ऑब्जर्विंग, और फिर चिंतन करना रिफ्लेक्टिंग। और ये रिफ्लेक्टिंग वाला स्टेप फिर से अगली प्लानिंग का आधार बनता है। यह दिखाता है कि चिंतनशील शिक्षण कोई मंजिल नहीं है, यह एक सफर है जिसमें लगातार सुधार होता रहता है। सुधा टीचर का एक और उदाहरण है, बॉक्स 1.8। उसमें भी यही चक्र दिखता है। उन्होंने प्रॉब्लम पहचानी, छात्र निष्क्रिय थे, फिर योजना बनाई, गतिविधियां, क्रियान्वयन किया, अवलोकन किया, छात्र व्यस्त हो गए, और फिर चिंतन करके अपनी रणनीति को और बेहतर बनाया, सहकारी शिक्षण को शामिल किया। ये प्रक्रिया तो दिलचस्प लग रही है। लेकिन क्या हर तरह का चिंतन एक जैसा असरदार होता है, या इसमें भी कुछ लेवल्स होते हैं, कुछ ज्यादा गहरे, कुछ कम? हाँ बिल्कुल, इसमें भी गहराई के स्तर होते हैं। हैटन और स्मिथ नाम के विचारकों ने चिंतन के अलग अलग स्तरों की बात की है। सबसे सतही स्तर है वर्णनात्मक लेखन, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मतलब शिक्षक सिर्फ ये लिखते हैं कि क्लास में क्या हुआ, कौन था, क्या एक्टिविटी हुई, बस एक विवरण। इसमें कोई विश्लेषण नहीं, कोई कारण नहीं। आज मैंने ये पाठ पढ़ाया, बच्चे शांत थे, बस इतना। ओके, सिर्फ रिपोर्टिंग। हाँ, एक तरह से। इससे थोड़ा गहरा है वर्णनात्मक चिंतन, डिस्क्रिप्टिव रिफ्लेक्शन। इसमें शिक्षक घटना का वर्णन तो करते हैं, लेकिन साथ में उसके संभावित कारणों पर भी थोड़ा विचार करते हैं, हल्का सा। जैसे छात्र ध्यान नहीं दे रहे थे, शायद इसलिए क्योंकि पाठ थोड़ा मुश्किल था, या शायद मेरा तरीका उबाऊ था। यहाँ क्यों का हल्का सा पुट आ जाता है। अच्छा, और इससे भी गहरे स्तर कौन से हैं? मुझे लगता है असली बदलाव शायद वहीं से शुरू होता होगा। बिल्कुल। तीसरा स्तर है संवादात्मक चिंतन, डायलॉजिक रिफ्लेक्शन। डायलॉजिक, संवाद वाला। हाँ, यहाँ शिक्षक एक तरह से अपने आप से बातचीत करते हैं, डायलॉग करते हैं, विकल्पों के बारे में सोचते हैं, अलग अलग नजरियों पर विचार करते हैं, और अपनी सोच और व्यवहार में जो अंतर विरोध हैं उनको पहचानने की कोशिश करते हैं। हैंडबुक में एक उदाहरण है मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ाने वाले शिक्षक का, बॉक्स 1.6। वो खुद से सवाल करते हैं, क्या सिर्फ चार्ट दिखा देना काफी था? क्या मुझे असली धातु के नमूने नहीं लाने चाहिए थे? मैंने उस छात्र को क्यों डांटा जब उसने वो सवाल पूछा? क्या उसका सवाल वाकई बेकार था, या मैं ही ठीक से समझा नहीं पाया? क्या मैं एक तत्व को दूसरे में बदल सकता हूँ?
ये एक आंतरिक संवाद है जहां शिक्षक अपने फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। ये तो खुद के साथ एक ईमानदार बातचीत जैसा लगता है। मुश्किल भी होता होगा ये। हाँ, होता है। और सबसे गहरा स्तर है आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। जी, यह सबसे चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा परिवर्तन लाने वाला भी यही है। इसमें शिक्षक सिर्फ अपनी क्लास या अपने पढ़ाने के तरीके तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि वो व्यापक सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक और जो संस्थागत संदर्भ हैं, उनको भी अपनी सोच में शामिल करते हैं। वे अपनी गहरी मान्यताओं पर, अपने पूर्वाग्रहों पर, अपने मूल्यों पर सवाल उठाते हैं और अपने कामों के जो अनअपेक्षित परिणाम हो सकते हैं, उन पर भी सोचते हैं। अच्छा, जैसे वही मेटल्स और नॉन मेटल्स वाले शिक्षक, बॉक्स 1.7। अब वो ये सोचते हैं, क्या लैब से असली धातु लाने में मेरी जो हिचक थी या जो एक्स्ट्रा मेहनत लगती उससे बचने की जो इच्छा थी, उसने बच्चों के सीखने के मौके को कम कर दिया? क्या उस बच्चे के सवाल को दबाकर मैंने उसकी जिज्ञासा को हमेशा के लिए खत्म तो नहीं कर दिया? क्या मेरा पढ़ाने का तरीका अनजाने में कुछ खास सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों को फायदा और दूसरों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा? वाह, ये तो सिर्फ पढ़ाने के तरीके बदलने की बात नहीं रही, ये तो शिक्षक के पूरे नजरिए और समाज में उनकी भूमिका पर सवाल उठाने जैसा है। ये वाकई बहुत गहरा है। बिल्कुल। ये स्तर शिक्षक को अपनी प्रैक्टिस के गहरे सामाजिक और नैतिक प्रभावों को समझने में मदद करता है और उसमें बुनियादी बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। ये तो सच में बहुत गहरा आत्मविश्लेषण है। ये सिर्फ कुछ तकनीकें सीखने जैसा नहीं लगता। तो फिर एक प्रभावी चिंतनशील शिक्षक बनने के लिए किस तरह के गुण होने चाहिए? मतलब कैसा व्यक्तित्व हो? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यह सिर्फ तकनीक का मामला है ही नहीं, ये एक मानसिकता का, एक एटीट्यूड का और कुछ खास गुणों का भी मामला है। हैंडबुक जॉन ड्यूई और जीचनर और लिस्टन जैसे विचारकों का हवाला देती है। वो बताते हैं कि चिंतनशील अभ्यासी अक्सर खुले विचारों वाले होते हैं, ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड मतलब वो नए विचारों को, नए सबूतों को, यहाँ तक कि आलोचना को भी सुनने और उन पर विचार करने के लिए तैयार रहते हैं, भले ही वो उनकी मौजूदा मान्यताओं से अलग क्यों ना हो। वो अड़ते नहीं हैं, वो जवाबदेह होते हैं, अकाउंटेबल, अपने कामों की और उनके नतीजों की जिम्मेदारी लेते हैं, बहाने नहीं बनाते। जिम्मेदारी लेना। हाँ, इसके अलावा फिर सामाजिक रूप से जागरूक होते हैं, सोशली अवेक। वो समझते हैं कि शिक्षा सिर्फ क्लासरूम की चारदीवारी में नहीं होती, उसका एक बड़ा सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भ है। वे सूचित निर्णय लेने वाले होते हैं, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। मतलब वो अटकलों या सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि सबूतों और रिसर्च के आधार पर अपने फैसले लेते हैं। रिसर्च के आधार पर मतलब उन्हें रिसर्च भी करनी पड़ती है। जरूरी नहीं कि बड़ी रिसर्च करें, पर उनमें अनुसंधान की एक प्रवृत्ति होती है, फ्लेयर फॉर रिसर्च। वो अपनी क्लास को ही एक प्रयोगशाला की तरह देखते हैं और अपने पढ़ाने के तरीकों के असर को जानने के लिए छोटे छोटे प्रयोग या एक्शन रिसर्च करते रहते हैं। और वे मूल्यों के प्रति संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव टुवर्ड्स वैल्यूज, जैसे समानता, न्याय, सहानुभूति और जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उनका सम्मान करते हैं। इन सब गुणों में खुद को समझना कितना अहम है। अपनी ताकत, कमजोरियों, अपनी मान्यताओं को जानना। आत्म जागरूकता मतलब सेल्फ अवेयरनेस, वो तो इसकी बुनियाद है। अगर हम खुद को ही नहीं समझेंगे तो अपनी प्रैक्टिस पर चिंतन कैसे करेंगे? हैंडबुक में कूली के लुकिंग ग्लास सेल्फ सिद्धांत का जिक्र है। लुकिंग ग्लास सेल्फ, शीशे वाला अहम। हाँ, एक तरह से। इसका मतलब है कि हम खुद को अक्सर दूसरों की नजरों से देखते हैं, जैसे शीशे में देखते हैं। हमारे छात्र हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे साथी शिक्षक हमें कैसे देखते हैं, पेरेंट्स क्या प्रतिक्रिया देते हैं। ये आईना हमें खुद को समझने में मदद करता है। इसके अलावा हैंडबुक स्वॉट विश्लेषण जैसे उपकरणों का सुझाव देती है। स्वॉट, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस। हाँ, शिक्षक अपनी ताकत, स्ट्रेंथ्स, कमजोरी, वीकनेसेस, उपलब्ध अवसर, अपॉर्चुनिटीज और संभावित चुनौतियां, थ्रेट्स को पहचान सकते हैं, या फिर जोहारी विंडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। जोहारी विंडो, ये क्या है? ये नाम तो पहली बार सुना। ये एक मनोवैज्ञानिक टूल है, जोहारी विंडो आत्म जागरूकता और आपसी समझ को बेहतर बनाने में मदद करती है। इसमें 4 खाने होते हैं, एक विंडो की तरह। पहला, खुला क्षेत्र, वो बातें जो हम अपने बारे में जानते हैं और दूसरे भी जानते हैं। दूसरा, अंधा क्षेत्र,
वो बातें जो दूसरे हमारे बारे में जानते हैं पर हम नहीं जानते, हमारी ब्लाइंड स्पॉट्स, अच्छा, जैसे हमें पता ही नहीं कि हम ऐसा करते हैं। बिल्कुल। तीसरा, छिपा क्षेत्र, वो बातें जो हम जानते हैं पर दूसरों से छिपाते हैं। और चौथा, अज्ञात क्षेत्र, जो न हम जानते हैं न दूसरे जानते हैं, हमारी अनछुई क्षमताएं या पहलू। इस विंडो पर सोचने से शिक्षक समझ सकते हैं कि उन्हें फीडबैक क्यों लेना चाहिए ताकि ब्लाइंड स्पॉट कम हो, और दूसरों के साथ खुलकर बात क्यों करनी चाहिए ताकि छिपा क्षेत्र कम हो। ये सब खुद को बेहतर जानने और एक ज्यादा प्रभावी चिंतनशील अभ्यासी बनने में मदद करते हैं। ने के साथ साथ खुद को भी लगातार समझने की कोशिश करते रहना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ये गहन सोच विचार, ये चिंतन शिक्षक किन चीजों पर केंद्रित करें, मतलब फोकस एरिया क्या हो? क्या हैंडबुक कुछ खास क्षेत्रों या मुद्दों की ओर इशारा करती है जिन पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है? हाँ बिल्कुल, हैंडबुक कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करती है जिन पर शिक्षक रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। पहला और शायद सबसे व्यापक है स्कूल का वातावरण और संस्कृति, स्कूल एनवायरनमेंट एंड ईथोस। स्कूल का माहौल, नए प्रयोग करने की आजादी है, क्या संसाधन मतलब रिसोर्सेज पर्याप्त हैं। हैंडबुक में दो अलग अलग कक्षाओं के उदाहरण हैं, बॉक्स 3.2 वर्सेस 3.3। एक में शिक्षक केंद्र में है, सब कुछ वही बता रहा है। दूसरी में बच्चा केंद्र में है, एक्टिविटी कर रहा है। और दो स्कूलों के भी उदाहरण है, बॉक्स 3.4 वर्सेस 3.5। एक में बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है, माहौल निराशाजनक है। दूसरे में अच्छी सुविधाएं हैं, माहौल उत्साहजनक है। ये दिखाते हैं कि माहौल कितना फर्क डाल सकता है। एक दबा हुआ या संसाधनों की कमी वाला माहौल वो चिंतन और इनोवेशन को पनपने नहीं देता। सही बात है। स्कूल के माहौल के अलावा और किन पहलुओं पर गौर करना चाहिए? दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है शिक्षक की अपनी मान्यताएं और व्यवहार। टीचर बिलीव्स एंड बिहेवियर्स। हम सब कुछ मान्यताओं के साथ क्लास में जाते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, डिसिप्लिन का क्या मतलब है, मेरी भूमिका क्या है। इन मान्यताओं पर सवाल उठाना बहुत जरूरी है। क्या मेरी मान्यताएं बच्चों की मदद कर रही हैं या रुकावट बन रही हैं? क्या मैं पुराने पारंपरिक तरीकों से ही चिपकावा हूँ या नई चीजें आजमाने को तैयार हूँ? जैसे वो विज्ञान शिक्षक वाला उदाहरण बॉक्स 3.6 था। उन्होंने कविता के जरिए पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उनके पारंपरिक सोच वाले साथियों ने विरोध किया। यहाँ अपनी और दूसरों की मान्यताओं पर चिंतन जरूरी है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय नीतियां हैं, पॉलिसी, जैसे RTE एक्ट 2009 या NCF 2005, उनका क्लासरूम की सच्चाई पर क्या असर पड़ रहा है, ये भी चिंतन का विषय है। फिर आता है कक्षा प्रबंधन, क्लासरूम मैनेजमेंट। क्या मेरी क्लास व्यवस्थित है? क्या नियम स्पष्ट और न्यायपूर्ण है? क्या सभी बच्चे सुरक्षित और सम्मानित महसूस करते हैं? और फिर शिक्षार्थी, लर्नर, वो अपने आप में चिंतन का एक बहुत बड़ा केंद्र है। बच्चों पे चिंतन किस तरह से? उनकी विविधता पर, उनकी अलग अलग क्षमताएं, भाषाएं, संस्कृतियां, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, उनकी व्यक्तिगत जरूरतें, उनके सीखने के स्टाइल। जैसे हैंडबुक में उदाहरण है एक छात्रा जो परीक्षा से बहुत डरती है, बॉक्स 3.10, या एक बच्चा जो बहुत ऊंचा बोलता है क्योंकि उसे सुनने में दिक्कत है, बॉक्स 3.11। क्या मैं इन व्यक्तिगत जरूरतों को समझ पा रही हूँ और उनके अनुसार अपना व्यवहार बदल रही हूँ? हाँ, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। फिर विषय वस्तु, कंटेंट और शिक्षा शास्त्र। मैं जो पढ़ा रही हूँ क्या वो प्रासंगिक है, सार्थक है? क्या मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरी पेडागोजी सभी बच्चों तक पहुँच रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा तरीका कुछ बच्चों के लिए तो ठीक है पर बाकियों को पीछे छोड़ रहा है, जैसा उस गणित शिक्षक वाले मामले बॉक्स 3.13 में हुआ, जहां पारंपरिक लेक्चर मेथड काम नहीं कर रहा था। शिक्षार्थी शिक्षक और शिक्षार्थी शिक्षार्थी के बीच संबंध कैसे हैं, रिलेशनशिप्स। क्या क्लास में विश्वास, सम्मान और सहयोग का माहौल है? और अंत में मूल्यांकन, असेसमेंट। मैं बच्चों के सीखने का आकलन कैसे कर रही हूँ और उस आकलन का उनके सीखने और मेरे पढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? आपने मूल्यांकन का जिक्र किया, असेसमेंट। आमतौर पे जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में परीक्षा, नंबर, पास फेल, यही सब आता है। ये चिंतन में कैसे मददगार हो सकता है? ये तो अक्सर तनाव का कारण बनता देखा गया है। हैंडबुक इसी पारंपरिक धारणा को बदलने की बात करती है। वो जोर देती है व्यापक और सतत मूल्यांकन पर। CCE, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। CCE, हाँ सुना है इसके बारे में। जी, CCE का मतलब सिर्फ साल के अंत में एक बड़ी परीक्षा लेना नहीं है। ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है जो लगातार चलता है पूरे साल।
इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को ग्रेड देना या रैंक करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, उन्हें कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, उनकी क्या जरूरतें हैं। और ये जानकारी शिक्षक को अपनी पढ़ाने की रणनीति को बेहतर बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण फीडबैक देती है। तो ये शिक्षक के लिए एक तरह का डायग्नोस्टिक टूल है जिससे पता चले कि आगे इलाज कैसे करना है। बिल्कुल, इसे कहते हैं मूल्यांकन सीखने के लिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग, जहां मूल्यांकन से मिली जानकारी का उपयोग टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। अच्छा। और ये सीखने के रूप में भी होता है, असेसमेंट एज लर्निंग, जहां छात्र खुद अपनी प्रगति पर नजर रखते हैं, अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचानते हैं और सीखते हैं कि वे कैसे बेहतर बन सकते हैं, जैसे खुद अपना मूल्यांकन करना या अपने साथियों का मूल्यांकन करना। अच्छा, सेल्फ असेसमेंट और पेयर असेसमेंट। हाँ, इसके लिए सिर्फ पेन पेपर टेस्ट ही नहीं, बल्कि कई तरह के टूल्स इस्तेमाल हो सकते हैं। बच्चों का अवलोकन करना, उनसे बातचीत करना, उनके काम को देखना, जैसे प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियो, छोटे छोटे क्विज लेना, फील्ड विजिट का आयोजन करना, वगैरह वगैरह। महत्वपूर्ण ये है कि मूल्यांकन बच्चों को डराने या उनमें कंपटीशन बढ़ाने के बजाय सीखने की प्रक्रिया को सपोर्ट करे और शिक्षक को चिंतन के लिए सामग्री दे। ये सब सुनने में तो बहुत तार्किक और जरूरी लग रहा है, लेकिन क्या हैंडबुक में कुछ ऐसे ठोस उदाहरण भी हैं जो दिखाते हों कि अलग अलग विषयों को पढ़ाते समय ये चिंतनशील शिक्षण असल में कैसा दिखता है, मतलब थ्योरी से प्रैक्टिस में कैसे उतरता है? हाँ बिल्कुल है, और वे बहुत प्रैक्टिकल है। जैसे पर्यावरण अध्ययन ईवीएस में श्वेता टीचर हैं, बॉक्स 7.1 कक्षा 3 में पौधों के बारे में पढ़ा रही हैं। उन्हें महसूस होता है कि बच्चे सिर्फ किताब और ब्लैक बोर्ड से बोर हो रहे हैं, विषय से जुड़ नहीं पा रहे हैं। इस अवलोकन पर वो चिंतन करती हैं, सोचती हैं और फिर अपनी योजना बदलती हैं। वो बच्चों को पास के पार्क में ले जाती हैं। वहां बच्चे खुद पौधों को देखते हैं, छूते हैं, उनकी बनावट, रंग, गंध महसूस करते हैं, माली से सवाल पूछते हैं। ये अनुभव आधारित सीखना है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। यहाँ शिक्षक ने बच्चों की अरुचि, ये अवलोकन हुआ, पर चिंतन किया और अपनी रणनीति, फील्ड विजिट को बदला, जिससे सीखना ज्यादा प्रभावी और यादगार बन गया। ये तो वाकई व्यवहारिक लगता है। और दूसरे विषयों के उदाहरण जैसे सामाजिक विज्ञान या गणित? हाँ, सामाजिक विज्ञान में एक शिक्षक कक्षा 6 में पंचायती राज जैसी थोड़ी मुश्किल अवधारणा है, बॉक्स 8.1, उसको समझाने के लिए सिर्फ लेक्चर नहीं देते, वो क्लास में ही एक एक्टिविटी करवाते हैं, एक नकली चुनाव। बच्चे खुद उम्मीदवार बनते हैं, प्रचार करते हैं, वोट डालते हैं, वोटों की गिनती होती है। इस पूरी प्रक्रिया से गुजरकर वे पंचायती राज के सिद्धांतों को केवल किताबी तौर पर नहीं, बल्कि अनुभव करके सीखते हैं। यहाँ शिक्षक ने शायद पहले चिंतन किया होगा कि ये विषय केवल बताने से समझ नहीं आएगा, और फिर इस गतिविधि की योजना बनाई होगी। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। जी विज्ञान में देखें, कक्षा 7 के शिक्षक इलेक्ट्रोमैग्नेट बॉक्स 9.1 पे एक गतिविधि करा रहे हैं। वो देखते हैं कि बच्चे चुपचाप बैठे बस देख रहे हैं, कोई सवाल नहीं पूछ रहे। शिक्षक सोचते हैं शायद मैं ही सब कुछ बता रहा हूं, उन्हें खुद करने का मौका नहीं मिल रहा। जी फिर वो अपनी रणनीति बदलते हैं, बच्चों को समूहों में बांटते हैं, उन्हें सामग्री देते हैं और खुद प्रयोग करके देखने और सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जब बच्चे खुद करते हैं और सवाल पूछते हैं तो उनकी समझ ज्यादा गहरी होती है। यहाँ शिक्षक ने छात्रों की निष्क्रियता पर चिंतन किया और उन्हें सक्रिय खोजकर्ता बनाया। और गणित में? गणित में कैसे हो सकता है ये? गणित में ये ऐसा ही है। खुशी टीचर है, कक्षा 6 में समरूपता, सिमेट्री पढ़ा रही है, बॉक्स 10.1। वो शुरुआत में परिभाषा और ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाकर समझाती है, लेकिन देखती हैं कि कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। वो इस पर चिंतन करती हैं और फिर अलग अलग तरीके अपनाती हैं। आसपास की चीजों में सिमेट्री ढूंढने को कहती हैं, पत्तियों में, तितलियों में, कागज मोड़ने और काटने जैसी एक्टिविटीज कराती हैं, बच्चों को ग्रुप्स में काम करने देती हैं। उन्होंने मूल्यांकन किया, बच्चे भ्रमित हैं, चिंतन किया, मेरा तरीका सबके लिए काम नहीं कर रहा, और अपनी शिक्षण विधि को अनुकूलित किया, एडजस्ट किया। ये उदाहरण सच में इस बात को उजागर करते हैं कि चिंतनशील शिक्षण कैसे अवलोकन, फिर सोच और फिर बदलाव लाने का एक चक्र है। लेकिन इतने सारे विचार, अनुभव, अवलोकन, सफलताएं, असफलताएं, इन सबको याद रखना और व्यवस्थित करना तो मुश्किल होगा।
क्या हैंडबुक इस प्रक्रिया को जारी रखने और इसे सहेजने का कोई तरीका सुझाती है? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। हैंडबुक रिफ्लेक्टिव जर्नल या चिंतनशील डायरी लिखने पर काफी जोर देती है। रिफ्लेक्टिव जर्नल, डायरी लिखना। हाँ, यह शिक्षकों के लिए एक निजी स्पेस की तरह है जहां वे नियमित रूप से अपने अनुभवों को, अपने अवलोकनों को, अपनी भावनाओं को, सफलताओं को, चुनौतियों को, छात्रों के साथ हुई बातचीत को और इन सब पर किए गए अपने चिंतन को दर्ज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये सिर्फ दिन भर की घटनाओं का ब्यौरा लिखना नहीं है कि आज ये हुआ वो हुआ। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ वर्णनात्मक लेखन नहीं होना चाहिए, जैसा हमने पहले बात की थी। इसमें विश्लेषण भी हो, एनालिसिस, ऐसा क्यों हुआ, व्याख्या भी हो, इंटरप्रिटेशन, इसका क्या मतलब है, और सबसे जरूरी भविष्य के लिए योजना भी हो। प्लानिंग फॉर फ्यूचर एक्शन। अगली बार मैं क्या अलग करूंगे। जर्नल लिखने से शिक्षकों को अपने काम के पैटर्न पहचानने में मदद मिलती है। जैसे, अरे मैं अक्सर इसी तरह की स्थिति में क्यों फंस जाता हूँ। अपनी मान्यताओं पर गहराई से सवाल उठाने का मौका मिलता है और समय के साथ अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट को ट्रैक करने का जरिया मिलता है। और सिर्फ लिखना ही नहीं, बल्कि हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार बैठकर अपने लिखे हुए पर दोबारा सोचना, उसमें से मुख्य बातें निकालना और अगले कुछ समय के लिए एक छोटा सा लक्ष्य तय करना, ये जर्नल को और भी शक्तिशाली बना देता है। तो इस पूरी बातचीत से मेरे लिए जो बात सबसे अहम बनकर उभरी है वो ये है कि चिंतनशील शिक्षण कोई बहुत मुश्किल एकेडमिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये शिक्षकों के लिए अपने काम को लगातार बेहतर बनाने का एक व्यवहारिक और शक्तिशाली तरीका है। यह उन्हें अपनी कक्षा के छात्रों की जरूरतों को ज्यादा गहराई से समझने में मदद करता है और एक ऐसा माहौल बनाने में मदद करता है जहां सीखना वाकई सार्थक हो, प्रभावी हो। और ये एनसीईआरटी हैंडबुक इस सफर में एक बेहतरीन साथी और मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है। आपने एकदम सही सार निकाला। यह शिक्षकों को, कह सकते हैं, हेल्पलेस महसूस करने के बजाय उन्हें एम्पावर करता है, सशक्त बनाता है। यह उन्हें अपनी कक्षा का शोधकर्ता और अपने पेशेवर विकास का मालिक बनने के लिए प्रेरित करता है। यह उन्हें अपनी चुनौतियों को समस्या की तरह देखने के बजाय सुधार के अवसर के रूप में देखने का नजरिया देता है। और यहाँ एक विचार छोड़ जाती हूँ सबके सोचने के लिए। हाँ जरूर। क्या चिंतनशील अभ्यास की ये सिद्धांत कि अपने अनुभवों का विश्लेषण करो, अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाओ, फीडबैक लो, गलतियों से सीखो और सुधार के लिए योजना बनाओ, क्या ये सिर्फ शिक्षकों के लिए ही प्रासंगिक है या फिर जीवन की किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो छात्र हो, डॉक्टर हो, कलाकार हो, मैनेजर हो या कोई भी जो अपने काम या अपने हुनर को बेहतर बनाना चाहता है, क्या वो इन सिद्धांतों को अपनी सीखने और विकास की प्रक्रिया पर लागू नहीं कर सकता? शायद आत्म सुधार की